नमस्कार। और कोरोना काल में खूब चमकने वाले हीरे की चमक अब थोड़ी फीकी पड़ती नजर आ रही है। लाइफ हाई से दाम करीबन 18% तक गिर गए हैं और बड़ी बात यह है कि जानकार ऐसा मानते हैं कि आगे जाकर भी भावों में कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन है। क्या है कारण, क्यों गिर रहे हैं प्राइसेस, मांग कैसी है और सप्लाई का कीमतों पर कितना असर है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेमिन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के गुजरात के प्रेसिडेंट दिनेश नवाडिया, बाबा ज्वेलर्स के सीईओ गौरव बावा और अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और डायमंड के भावों में अगर पिछले एक हफ्ते, एक महीने के प्राइसेस भी अगर देखे जाएं तो लगातार गिरावट की ही एक्सपेक्टेशंस यहां पर देखने को मिली है। एब्सोल्युटली शुरुआत में यहां पर भाव काफी चढ़े थे, रशिया की तरफ से सप्लाई कंसर्न्स की यहां पर चिंताएं थी, लेकिन अब जिस तरह के ग्लोबल हालात हैं, चीन की मांग यहां पर गिरती हुई नजर आई है। काफी हद तक यही हाल यूएस का भी है और उन सब का असर हमने यहां पर भावों में पड़ता हुआ देखा है। लेकिन भारतीय बाजार इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे वो नेचुरल डायमंड्स है या लैब ग्रोन डायमंड्स है, ज्यादातर पॉलिशिंग, कटिंग और कंजम्पशन के तौर पर भी इंडिया बड़ा मार्केट गिना जाता है। तो किस तरह के ट्रेंड्स यहां पर हैं, जानने के लिए अपने गेस्ट के पास चलते हैं। दिनेश जी, सबसे पहले, और आप क्योंकि सूरत से जुड़ रहे हैं और क्योंकि आप डायमंड्स की यहां पर इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, कैसे देखते हैं आप ये प्राइसेस की लगातार गिरावट को? अभी की जो सिचुएशन है मैडम, खास करके यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद की, भारत सिर्फ कट एंड पॉलिश लेबर वर्क करता है डायमंड के अंदर। हम 100% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। रशिया की हिस्सेदारी 29% रॉ मटेरियल की सप्लाई के अंदर है। लेकिन सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है कि रशिया से जो माल इंपोर्ट हो रहा था, इसमें हम जिसको हम पतली साइज बोलते हैं, नंग वाइज हाईएस्ट डायमंड रॉ मटेरियल रशिया से इंपोर्ट होता था। लेकिन अमेरिका के बैंड के कारण, अमेरिका ने जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया, इसलिए अभी भारत के डायमंड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग रशियन गुड्स का इंपोर्ट नहीं कर रहे, तो रॉ मटेरियल के फर्स्ट ऑफ तो सप्लाई कम हो गई है। और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। आज की तारीख में 33% डायरेक्ट हम एक्सपोर्ट अमेरिका को करते हैं। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात करें तो 70-75% डायमंड ज्वेलरी और डायमंड कट एंड पॉलिश का कंजप्शन मार्केट अमेरिका ही है। तो अमेरिका के अंदर अभी परिस्थिति इकोनॉमिकल हम सब देख रहे हैं कि बहुत वीक है और फुगावा का दर भी वहां बढ़ता जा रहा है। तो अमेरिका के अंदर जो डिमांड होनी चाहिए वो डिमांड अभी नहीं है, तो इसके पूरे सेक्टर को इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट अभी दिखने को मिल रही है। और दूसरी एक पॉजिटिव बाबत ये भी है थोड़ा सा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब अमेरिका के प्रवास पर गए, तब ग्रीन डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड वहां के फर्स्ट लेडी को गिफ्ट किया। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आज भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी खुद लैब ग्रोन डायमंड के एम्बेसडर बन के गए हैं। तो ये नई अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है। लास्ट ईयर का हमारा 9,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट था लैब ग्रोन डायमंड का, ये बढ़कर हम प्रोविजन देख रहे हैं कि 13 से 15,000 करोड़ का हो जाएगा। तो लैब ग्रोन डायमंड में बढ़ रहा है। और नेचुरल डायमंड के अंदर, कट एंड पॉलिश के अंदर डिमांड लास्ट 1 ईयर से, खास करके सॉलिड डायमंड जो 0.28 से ऊपर की जो साइज रहती है, खास करके 1 कैरेट, 2 कैरेट, 3 कैरेट्स के अंदर लास्ट 1.5 साल से खूब डिमांड कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो रेपोपोर्ट पे डिपेंड रहते हैं, रेपोपोर्ट जो प्राइस डिक्लेयर करते हैं वो वर्ल्ड वाइज उसका प्राइस कैलकुलेशन होता है। लेकिन भारत सरकार अभी धीरे धीरे इसमें भी कुछ प्रयत्न कर रहे हैं कि भारत के अंदर भी कुछ ऐसा एक प्रोविजन किया जाए कि जो यहाँ का डायमंड, जो यहाँ कट एंड पॉलिश हो, इसकी प्राइस को एक एजेंसी के मार्फत, वॉलंटरी एजेंसी के मार्फत उसका भाव तय हुआ। और बीच में ये हुआ था, सब व्यापारी एकत्रित हुए थे और उसमें बेनिफिट भी अच्छा मिल रहा था। लेकिन अभी लग रहा है डायमंड इंडस्ट्री को कि अभी एक होना जरूरी है कि कोई थर्ड व्यक्ति जब आपका माल का मूल्यांकन करते हैं और प्राइस फिक्स करते हैं, तो इंडस्ट्री को दिक्कत हर टाइम पे, हर पोजीशन पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इस वजह से खास करके यूक्रेन और रशिया का युद्ध, अमेरिका का आर्थिक प्रतिबंध लगाना,
चाइना और रशिया अमेरिका का जो व्यापारिक संबंध बिगड़े हुए हैं, सब जो मैटर है, ये सब मैटर डायमंड कट एंड पॉलिश इंडस्ट्री पे भारत की अभी इफेक्ट दिख रही है। जी। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम अभी जो प्रोविजन हमारा जो है वो अभी 5 से 6% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट कम रहेगा, ऐसा अनुमान हम कर रहे हैं। तो यानी कि एक्सपोर्ट्स में इस साल में 5 से 6% की गिरावट तो आ ही सकती है। ये तो बात हुई ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट्स की दिनेश जी, लेकिन अगर सूरत की भी बात करें तो काफी सारी खबरें ऐसे निकल के आ रही हैं कि जिस तरह का प्राइस है, एक्सपोर्ट्स में कमी है, डिमांड में थोड़ी सी चिंताएं हैं, ओवरऑल इंडस्ट्री में भी यहाँ पर चिंताएं उस वजह से ज्यादा हैं। कैसे देखते हैं ओवरऑल डायमंड इंडस्ट्री की स्थिति जिस तरह की है? ओवरऑल डायमंड के इंडस्ट्री की कट एंड पॉलिश के इंडस्ट्री की स्थिति बहुत खराब है। अभी की तारीख के हम देखें तो एक्सपोर्ट नहीं, और लोगों के पास जो स्टॉक है, स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है, कारण के जो डायमंड वर्कर्स है उसको काम देना बहुत जरूरी है। कारण के इन लोगों को वर्कर को काम नहीं मिलेगा तो पिछले सालों का जो एक्सपीरियंस है डायमंड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों के, वर्कर का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी लोग चला रहे हैं कि वर्कर को काम दे रहे हैं, और इसके नुकसान वेट के भी लोग अपना माल इंपोर्ट करके कट एंड पॉलिश जो भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिमांड है उससे थोड़ा थोड़ा सप्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन छोटे इंडस्ट्री को, खास करके एसएमई और मीडियम स्केल इंडस्ट्री को, जो 5-6 यूनिट चलाते हैं, 10-15-20 यूनिट चलाते हैं, इन लोगों को तो बहुत दिक्कत है। और खास करके रूरल एरिया, सौराष्ट्र के भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, राजकोट और उत्तर गुजरात के पालनपुर, विसनगर के अंदर जो छोटे साइज का माल कट एंड पॉलिश हो रहा था वो अभी संपूर्णपणे वो अभी इंडस्ट्री बंद है। नेचुरल डायमंड के अंदर थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है एसटी एसपी डायमंड का और सीवीडी डायमंड का, वहां से रोजगारी प्राप्त हो रही है, तो हम वर्कर को काम दे रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई दिख नहीं रहा कि मार्केट पिकअप करेगा, कट एंड पॉलिश की डिमांड आएगी, और इंतजार है कि मार्केट थोड़ा अच्छा हो जाए, अमेरिका की इकोनॉमी में बेटर होगी तो शायद डायमंड इंडस्ट्री के अंदर भी उसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ऐसा अनुमान लगा के लोग अभी काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो आपको यहाँ पर काफी कुछ मूविंग है एज ऑफ नाउ बाजार में, चाहे वो नेचुरल डायमंड्स हैं या लैब ग्रोन डायमंड, जिसकी जो इंपॉर्टेंस है सडनली हमने बढ़ते हुए देखी है। तो ज्वेलर्स से भी जान लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह के क्यूज हैं। गौरव, आप कैसे देखते हैं ये बाजार, क्योंकि नेचुरल डायमंड की एक मांग गिरी है, भाव जोरदार गिरे हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स का हमने यहाँ पर इजाफा होते हुए देखा है, और जिस तरह से ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से इसको ले जाके यूएस में दिया है, तो एक क्रेडिबिलिटी, एनकरेजमेंट यहाँ पर इंडस्ट्री में है। एंड इन एनी केस हमने देखा ये ईयर ऑन ईयर अगर हम 3 साल का डेटा उठा के देखें तो लैब ग्रोन की जो पेनिट्रेशन है, एडॉप्शन है, उसमें काफी इजाफा देखने को मिला है। आप गौरव कैसे देखते हैं मार्केट को, चाहे वो नेचुरल है या लैब ग्रोन, क्या लोग खरीद रहे हैं, प्राइसिंग डिफरेंसेस फिलहाल कैसे हैं? नमस्कार मनीषा जी। अभी मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अगर हम लास्ट 3 साल का देखें ऑलमोस्ट डाटा, तो नेचुरल डायमंड की सेल, जो छोटा साइज की ज्वेलरी जो हम लोग बना के बेचते हैं इयररिंग्स में या नेकलेसेस में, इयररिंग्स में, जो छोटा साइज का डायमंड होता है उसकी सेल तो वैसे ही है, उसमें थोड़ा बहुत जंप है सेल्स में, बहुत ज्यादा नहीं है, अराउंड 15 to 20% ईयर ऑन ईयर इफ अगर हम लोग देखते हैं पिछले 3 साल में ऐसा जंप आया है। और साइड बाय साइड अगर हम पिछले आई वुड से ऑलमोस्ट 1 साल की अगर जर्नी देखें, तो व्हाट आई हैव पर्सनली सीन है कि जो बड़े साइज के सॉलिटेयर्स बिकते थे उनकी सेल धीरे धीरे कम होगी। दैट हैज डिप्ड टू ऑलमोस्ट 15 to 20% फॉर नेचुरल डायमंड्स। उसकी जगह ले लिया लैब ग्रोन डायमंड्स ने। हम लोगों ने भी अपनी कंपनी के अंदर वी हैव आल्सो लॉन्च्ड अनदर ब्रांड फॉर डायमंड लैब ग्रोन डायमंड्स बाय द नेम ऑफ आइरिस फाइन ज्वेल्स। तो हम लोग भी लैब ग्रोन डायमंड्स इस टाइम पे बेचने में लगे हुए हैं साथ में, बिकॉज कस्टमर भी आके डिमांड करता है, बिकॉज इट इज सो इकोनॉमिकल। लाइक आपको 1 कैरेट का हीरा अगर लेना है, अगर आप अच्छा क्वालिटी लेने जाएंगे, GH कलर, DEF कलर, सो इट कॉस्ट यू समवेयर अराउंड करीब 5 लाख से 7 लाख के बीच में अच्छा हीरा आता है, अच्छी क्वालिटी का, BBS क्लैरिटी, BS1 क्लैरिटी। वही चीज आपको ऑलमोस्ट 60,000 से लेके 1 लाख रुपए के अंदर लैब ग्रोन में मिल जाती है। तो कस्टमर का इंक्लिनेशन उसके ऊपर आ रहा है काफी ज्यादा। जो लोग पहले क्लस्टर ज्वेलरी खरीदते थे डायमंड के अंदर, क्लस्टर सेटिंग की, इल्यूजन सेटिंग की खरीदते थे, जिसमें देखने में प्रेशर सेटिंग की खरीदते हैं, उसके अंदर देखने में इल्यूजन आता था कि सॉलिटेयर है बट होता नहीं था। तो वो सब कस्टमर जो है वो सब लैब ग्रोन डायमंड्स खरीद रहे हैं। और अभी हमने उसमें ज्वेलरी भी स्टार्ट कर दी, स्टार्टेड मेकिंग बैंगल्स, नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, एवरीथिंग। और मतलब आई वुड से अराउंड 50 सेंट से ऊपर की ज्वेलरी जो है वही ज्यादा बिक रही है। दूसरी वाली ज्वेलरी की सेल थोड़ी सी कम है नेचुरल डायमंड्स में।
प्राइसिंग का भी अच्छा चेंज है। और नेचुरल डायमंड की अगर हम प्राइसिंग की बात करें, सो इन लास्ट प्रॉब्ली 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट 15 से 20% का उसमें डिप भी आया बड़े साइजेस में। छोटे साइजेस में तो जंप आया, इनफैक्ट दैट हैज गॉन अप बाय अराउंड आई थिंक 15 to 20%। सो इस तरीके के चेंजेस हैं। कस्टमर को भी अब जैसे आपने बताया, मोदी जी ने जाकर के गिफ्ट करा यूएस में, द फर्स्ट लेडी ऑफ द यूएस, तो उससे भी, उस चीज से भी प्रमोशन मिलती है। ही इज वर्किंग एज लाइक, इंडस्ट्री को भी पूरा का पूरा बूस्ट मिलता है लैब ग्रोन डायमंड्स को। एंड आई पर्सनली सी कि उसमें कोई फर्क भी नहीं है, नेचुरल है। लाइक इट्स लाइक आज से अगर आप 50 साल पहले देखें तो कुछ कपल्स ऐसे होते थे जिनके बच्चे थे उनके बच्चे, कुछ ऐसे कपल्स थे जिनके बच्चे नहीं होते थे। तो हम लोग पहले ने इतनी तरक्की नहीं करी थी। अब आईवीएफ की टेक्नोलॉजी से जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, दे कैन आल्सो हैव अ बेबी एंड दे वांट द जी गौरव, एक चीज आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि जो छोटे पॉइंटर्स हैं वहां पर एक्चुअली मांग भी बड़ी है और प्राइसेस भी बड़े हैं, तो ये कौन से पॉइंटर्स हैं? जैसे आपने कहा 15, 20, 25 सेंट्स वाले, और कहाँ 50 सेंट्स अब जो है, मतलब 50 सेंट्स वाले के अंदर सारी की सारी ज्वेलरी यही बिक रही है। ओके, ज्यादा छोटे में तो उसकी फिजिबिलिटी भी नहीं है इतनी अच्छी। सो वो सारी की सारी ज्वेलरी जो बड़े साइजेस में, आई वुड से मिनिमम 30 सेंट से लैब ग्रोन डायमंड की सेल ज्यादा अच्छी है। ऑलराइट। और 1 कैरेट, 2 कैरेट के, 3 कैरेट के, 5 कैरेट तक के, लाइक वी आर एबल टू इजीली सेल। So in fact, my son, he's part of this project. He was studying in Canada, so he's turning this around. So he's working hard on it as well. That's how I look at it. ओके, इशू ये सवाल आपसे भी है कि अगर 1 लाख की नेचुरल डायमंड आपको उतना ही कैरेटेज अगर लैब ग्रोन आपको 20-25 हज़ार में मिल जाता है, तो क्लियरली आप ज़्यादा कैरेटेज विद दैट काइंड ऑफ मनी खरीद सकते हैं। किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा है, कैसे देखते हैं आप पेनिट्रेशन यहाँ पर? देखिए, हम जो है, आई गिव द ज्वेलरी पर्सपेक्टिव, और यू नो वी बेसिकली आर मोर इन द लग्जरी सेगमेंट। तो आई वांट टू यू नो गिव अ फ्यू couple of perspectives. पहले तो यू नो लैब ग्रोन हम इंडिया में लास्ट 2-3 साल में हम सुन रहे हैं। लैब ग्रोन शुरू हुआ करीब 7 साल पहले। तो जब 7 years back when lab grown started, तो सपोज रैपरपोर्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो प्राइस चलती थी, तो एवरेज डिस्काउंट अगर 28 to 30% नेचुरल डायमंड्स में होता, तो लैब ग्रोन में करीब से 55-60% डिस्काउंट मिलता था। आज के तारीख में वो डिस्काउंट 10%, मतलब 90% डिस्काउंट पे आ गया है। सो अ लैब ग्रोन डायमंड हैज फॉलन दैट मच, बिकॉज जैसे टेक्नोलॉजी यू नो इंप्रूव होती है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल किक इन करते हैं, इतनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है कि द प्राइस ऑफ लैब ग्रोन हैज रियली फॉलन। ओके, सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड इज के अमेरिका में जो लोअर सेगमेंट, अमेरिका में जनरली जो कंज्यूमर है वो क्वालिटी नहीं समझता, तो वहां पर जो लोअर क्वालिटी की ज्वेलरी बिकती थी, जो SI गुड्स, I1 गुड्स, वो वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो लोग अभी CBD में माइग्रेट उन्होंने कर लिया है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, अभी इन द लास्ट 2 years आई हैव हैड ओनली 1 client who came and asked me for a CBD. हमको CBD की डिमांड बिल्कुल नहीं आती, बिकॉज you know, CBD is, to make a comparison, like you have a original bag, right? You have a Louis Vuitton, Dior, whatever other Hermes bag, and you also have a copy, like a first copy from Korea. So there will be one segment who will only buy the real stuff, and there will be a segment which will say, "Nahi, theek hai, I'm happy with the copy." Kisko pata lagta hai? So it's a similar thing between a real diamond and a lab-grown diamond. So the luxury segment will never ever go into the CBD segment. And what has happened is, as far as the pricing is concerned, on ground हमने जो देखा है वो ये है कि जो फैंसी शेप्स हैं वहां पर तो कोई भी प्राइस में हमको फर्क दिखता नहीं है। ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब प्राइस गिरता है, अगर रफ डायमंड का प्राइस गिरता है, तो उसका इफेक्ट रियलिटी में आने के लिए 2-3 महीने लग जाते हैं, बिकॉज जब वो गुड्स आएंगे, उसकी कटिंग होगी और उसकी सप्लाई आएगी, उसमें समय लग जाता है। ऑल्सो ट्रेडर्स हैव द कैपेसिटी टू होल्ड, तो वो अपना होल्ड करेंगे, दे विल नॉट लेट प्राइसेस फॉल इजीली। प्रोडक्शन हैज गॉन डाउन, सो अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज आर वर्किंग एट अ लोअर प्रोडक्शन, तो इतना माल नहीं आ रहा है। इवन माइंस हैव स्लोड डाउन
because they are feeling कि pricing में थोड़ा there is a little bit of a depression, तो वो लोग भी स्लो डाउन हो चुके हैं। तो ऑन ग्राउंड हमको जो दिख रहा है वो राउंड डायमंड्स में है थोड़ा, देयर इज 5-6% decrease in price, but in natural we are in fancy diamond shapes we are not seeing any difference, and in fact 3 carats and above तो अच्छा माल ही नहीं मिलता है। इनफैक्ट आई फील 5 carats के ऊपर prices are expected to go up because क्योंकि माइंस ने अपनी प्रोडक्शन कमती कर दी है, वो माल नहीं, so those fast sized goods, in fact the prices are expected to go up. राइट, ओके, तो क्लियरली यहाँ पर एक अच्छा खासा डिस्टिंक्शन है जहाँ पर हम स्मॉल पॉइंटर्स, लैब ग्रोन डायमंड्स एंड देन ऑफ कोर्स प्रीमियम 3-5 कैरेट वाले डायमंड्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि भारतीय बाजारों में किस तरह की डिमांड ग्रोथ देखने को मिली है और आगे जाकर यहाँ पर किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं। इस ब्रेक के बाद नमस्कार, और बात यहाँ पर डायमंड्स की हो रही है जहाँ पर प्राइसेस में तो गिरावट देखने को मिली है लेकिन डिमांड में यहाँ पर इजाफा रहा है। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे दोनों ही मार्केट्स की अगर बात की जाए, और आपने कहा भी कि एक्सपोर्ट्स तो 5 से 7% गिर सकते हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में किस तरह की मांग की एक्सपेक्टेशन? भारतीय बाजार में ऐसे देखें तो जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसमें से 6%, 94% हम एक्सपोर्ट करते हैं और 6% डायमंड कट एंड पॉलिश नेचुरल डायमंड भारत की मार्केट के अंदर सेल हो रहा है। इसमें अभी कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट में पिकअप आएगा, कारण के अभी जो शॉर्ट सप्लाई हो रही है रफ डायमंड की, उसके वजह से डिमांड सामने थोड़ी बढ़ेगी। जब रॉ मटेरियल के शॉर्ट सप्लाई हो तो कट एंड पॉलिश भी उसका प्रोडक्शन भी कम होगा, तो डिमांड के सामने जो सप्लाई कम हो जाएगी तो शायद अनुमान लगा रहे हैं कि प्राइस में बढ़ोतरी होगी। और स्मॉल साइज में भी अभी जो प्राइस बढ़ने की बात यहाँ मेरे पैनलिस्ट के साथी कर रहे हैं वो सही बात है, कारण कि रशिया से पतली साइज का माल ही नहीं आ रहा है। तो वर्ल्ड में जो भी माल आ रहा था इसमें से 70-75% पतली साइज जो हम बोलते हैं उसका प्रोडक्शन रफ्का रशिया में ही हो रहा था। तो अल्ट्राजा कंपनी का माल अभी बैंड है, और बाकी के जो इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन के अलग अलग कंट्री के जो वहां से जो माइनिंग हो रहा है पतली, तो इतना माल अवेलेबल नहीं है, तो पतली साइज के अंदर प्राइस बढ़ सकती है, वो बात मैं मान रहा हूँ। और दूसरी जो सॉलिटर की बात करें लोगों के पास अभी इतना स्टॉक ही इतना है कि नया परचेजिंग करने के मूड में नहीं है। आज माइनिंग हो रहा है, माल नहीं मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। रफ डायमंड के अंदर प्राइस थोड़ी सॉलिटर रफ डायमंड के अंदर प्राइस डाउन हो रही है, लेकिन जो माल है, जो लोग स्टॉक लेके बैठे हुए हैं वो भी इसलिए परचेज नहीं करेंगे, जो डाउन प्राइस में परचेज करेंगे तो जो नेचुरल डायमंड का उन लोगों के पास स्टॉक है उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो ये अभी ऐसे जो ऑल ओवर सिचुएशन हम देखें तो 2021-22 के अंदर हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का जो हमारा एक्सपोर्ट था तो 2,38,63.88 करोड़ का था, और अभी हम 2022-23 का अनुमान लगा रहे हैं कि 2,35,412 करोड़ का एक्सपोर्ट होगा, तो 1.1 करोड़ रुपीस के हिसाब से माइनस होगा, ऐसा अनुमान इंडस्ट्री लगा रही है। तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अब जाएगा। ऑलराइट, तो यानी कि भाव यहाँ पर काफी गिर चुके हैं, यहाँ से कुछ सपोर्ट देखने को मिल सकता है। गौरव, आप जो भाव गिरे हैं पिछले 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने में भी यहाँ पर अगर ट्रेंड देखा जाए तो भाव गिरते हुए नजर आए हैं, क्या ये प्राइसेस पास ऑन किए जाते हैं कंज्यूमर को? देखिए, सॉलिटेयर्स में ही प्राइसेस गिरे हैं। जनरली इफ वी टॉक अराउंड 30 सेंट्स अबव के अंदर ही प्राइसेस में डिप आया है। अगर आप 6 मंथ्स में आई थिंक अराउंड 15-20% का डिप आया, और प्राइसेस जो है कस्टमर को ही पास ऑन करे जाते हैं। ओके, इंडिया में ज्वेलरी बेचते हैं तो हमारे को तो बायबैक गारंटी देना पड़ता है, बिकॉज़ इफ यू डोंट इंडिया में ज्वेलरी तो बिकता ही नहीं है। एब्सोल्युटली। इशू आप कैसे देखते हैं, क्या लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, या नई ज्वेलरी खरीद रहे हैं? सब हो रहा है, एक्सचेंज भी हो रहा है, अपग्रेड भी हो रहा है। और एज फार एज आपने पूछा प्राइस पास ऑन होता है, तो जहां पर सॉलिटेयर का कंसर्न है, हम तो सॉलिटेयर को लिटरली भी प्राइस इट ऑन अ डे टू डे बेसिस, बिकॉज सॉलिटेयर की जब प्राइसिंग डायमंड की होती है, इट इज बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स। देयर इज अ रैपरपोर्ट रेट, देयर इज अ डॉलर रूपी पैरिटी, जो डॉलर का उस दिन का रेट होगा, और जो डिस्काउंट है। और ये जो पैरामीटर्स है ये डायनामिक है, ये चेंज, रैपरपोर्ट वीकली चेंज हो सकता है, डॉलर तो ऑलमोस्ट एवरी डे चेंज होता है, और डिस्काउंट भी होता रहता है। तो वी लिटरली डू द प्राइसिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस।
एज फार एज ज्वेलरी इज कंसर्न्ड, हाँ उसकी प्राइसिंग डे टू डे नहीं होती है क्योंकि इन्वेंट्री बहुत होती है और ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, तो उसमें जैसे घटावट होता है या बढ़त होती है तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो एडजस्ट होके कंज्यूमर को वो प्राइस का बेनिफिट भी मिलता है और अगर प्राइस बढ़े तो वो प्राइस बढ़ भी जाता है। ऑल राइट, तो यानी कि काफ़ी ट्रांसपेरेंसी मार्केट है एंड क्लियरली बिकॉज अगर प्राइसेस गिरे हैं तो हमें भी पता चलता है, और ये ऑफ कोर्स है कि रोजाना प्राइसेस चेंज होते हैं, लोग खरीद रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, तो क्लियरली डायमंड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे प्राइस डिक्लाइन का फायदा हिंदुस्तानी तो डेफिनेटली उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया और बहुत डिटेल में वो डायमंड की डिस्कशन हमारे साथ आज करने के लिए भी। लेकिन इसी के साथ हम इजाजत लेना चाहेंगे, एक ब्रेक ले रुकते हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज़ में।